नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये इतिहास में मध्यकालीन भारत का पार्ट 14 है और इसके पहले जो भी लेक्चर बना हुआ है उसका आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल पे। तो जाके अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। और आज हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं मराठों के उत्कर्ष से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए इसके बारे में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो मराठा साम्राज्य था, ठीक है, जो मराठा साम्राज्य था उसके संस्थापक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि जो मराठा साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे। तो आपको नाम क्या याद रखना है कि शिवाजी, जो शिवाजी थे वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। तो नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शिवाजी। तो शिवाजी जो थे वो कौन थे, तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। अगर शिवाजी के जन्म की बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में एक जगह है जिसका नाम है शिवनेर। ठीक है, शिवनेर दुर्ग जो कि जुनार के समीप है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो शिवाजी का जन्म याद रखिएगा कब और कहाँ पे हुआ था। तो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर दुर्ग जो कि जुनार के समीप स्थित है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। शिवाजी के पिता की अगर बात करें तो उनका नाम शाहजी भोंसले था। ठीक है, और उनकी माता जी का नाम जीजाबाई था। तो शिवाजी के पिता और माता का नाम यहाँ पे आपको बता दिए कि शाहजी भोंसले उनके पिताजी थे, जो जबकि जीजाबाई जो थी उनकी माता थी। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। ठीक है, तो जो शाहजी भोसले यानी कि शिवाजी जो थे उनके उनकी दो माँ थी। ठीक है, उनकी दो माँ थी, यानी कि उनके पिताजी जो थे शाहजी भोसले उनकी दो पत्नी थी, शिवाजी की दो माँ थी। तो दूसरी माँ जो थी उनका नाम क्या था, तुकाबाई मोहिते। ठीक है, अगर शिवाजी के गुरु की बात करें कि उनके गुरु कौन थे, तो शिवाजी के गुरु की अगर हम बात करें तो उनके जो गुरु थे वो थे कोंडदेव। ठीक है, कोंडदेव जो थे वो शिवाजी के गुरु थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। ठीक है, तो जो अगर आध्यात्मिक बात करें, आध्यात्मिक जो क्षेत्र था, तो जो गुरु रामदास थे उनके उनका जो इफेक्ट था शिवाजी के आचरण पर काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, उनके आचरण पर काफ़ी ज़्यादा था, किनका, तो गुरु रामदास का। शिवाजी की अगर विवाह की बात करें कि जो शिवाजी थे उनका विवाह किससे हुआ, तो साईं बाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो जो शिवाजी थे उनका शादी की अगर हम बात करें तो उनका शादी किससे हुआ, तो साईं बाई निम्बालकर। ठीक है, साईं बाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में शिवाजी का शादी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो दिया गया कि शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। तो जो शाहजी थे, ठीक है, जो शाहजी थे उन्होंने क्या किया कि शिवाजी को पूना का जो जागीर था उसे पूरा प्रदान करके, और जो वो खुद थे वो स्वयं क्या किए, तो स्वयं वो बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि खुद बीजापुर का जो रियासत था वहाँ पे वो नौकरी करने लगे अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत। ठीक है, अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सबसे पहले सर्वप्रथम बीजापुर के तोरन नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। ठीक है, तो उनका जो सैनिक थे वो उनके अभियान के थ्रू उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले 1644 ईस्वी में जो बीजापुर के तोरन नामक पहाड़ी किला था वहाँ पे उन्होंने उस कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद 1656 में शिवाजी ने क्या किया कि जो रायगढ़ था उसे अपना राजधानी बना लिया। बीजापुर के सुल्तान जो थे, ठीक है, बीजापुर के जो सुल्तान थे उन्होंने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। तो जो बीजापुर का सुल्तान था उसने क्या किया कि जो उनका सबसे योग्य सेनापति जिसका नाम क्या था, अफजल खां, तो उसे भेजा कि जाओ शिवाजी को हरा के आओ। ठीक है, तो जब वो गए तो सितंबर 1665 में शिवाजी को पराजित करने के लिए उसने भेजा, लेकिन शिवाजी क्या निकले, उससे ज़्यादा तेज निकले, और उन्होंने क्या किया कि अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 ईस्वी में एवं 1679 ईस्वी में लूटा। तो शिवाजी ने क्या किया कि सूरत को दो बार लूटा। ठीक है, कब कब लूटा, तो एक बार लूटा उन्होंने 1664 ईस्वी में और दोबारा 1679 ईस्वी में। तो दो बार शिवाजी ने सूरत को लूटा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुरंदर की संधि, ठीक है, पुरंदर की जो संधि थी वो 1665 ईस्वी में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पुरंदर की जो संधि थी 1665 ईस्वी में हुई थी, किसके किसके बीच में, तो महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य ये संधि हुआ था।
तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना, ठीक है। तो जो पन्हाला दुर्ग जगह था उसको शिवाजी ने क्या किया, बीजापुर से छीन लिया, ठीक है। बीजापुर से उन्होंने उसे छीन लिया। 5 जून 1674 ईस्वी, ठीक है, 5 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में बनारसी यानी कि काशी के जो प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्य अभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से बनारसी में रह रहा था। तो 5 जून, ठीक है, डेट यहाँ याद रखिएगा कि कब, तो 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने क्या किया कि जो रायगढ़ में जो बनारस अभी आप काशी विश्वनाथ मंदिर जहाँ पे स्थित है वाराणसी, वहाँ के एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम क्या था, श्री गंगा भट्ट, ठीक है, श्री गंगा भट्ट। तो उनके द्वारा अपना राज्य अभिषेक करवाया। और श्री गंगा भट्ट की अगर बात करें तो वो मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, तो महाराष्ट्र के ही सम्मानित ब्राह्मण थे जो लंबे समय से बनारस में रह रहे थे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है, चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं राइट साइड में, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो महाराष्ट्र के प्रमुख संत का नाम दिया गया, ठीक है। कुछ यहाँ पे महाराष्ट्र के जो प्रमुख संत थे उनका नाम दिया गया। तो सबसे पहले दिया गया है ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, ठीक है, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। तो अगर चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहत टीका लिखी जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो ये ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर थे, उन्होंने, वो कौन थे, तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन जो हुआ शुरू उसके जनक थे, ठीक है। और मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक भी ये थे। और जो भगवत गीता पर जो भावार्थ दीपिका नामक एक बृहत टीका लिखा गया, तो इनके द्वारा ही लिखा गया जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा नाम यहाँ पे नामदेव दिया गया, ये भी महाराष्ट्र के प्रमुख संत में से एक है। तो इनके आराध्य देव पांढरपुर के विठोबा या विठल यानी कि विष्णु रूप थे। विठोबा या विठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है जिसका संस्थापक नामदेव ने किया था। जिसका स्थापना किसने किया था, तो नामदेव ने किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तीसरा यहाँ पे नाम दिया गया एकनाथ, ठीक है, एकनाथ यहाँ पे नाम दिया गया। तो एकनाथ की अगर हम बात करें तो एकनाथ के बारे में यही दिया गया कि इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी, ठीक है। तो रामायण पर इन्होंने क्या किया, एक भावार्थ लिखा जिसका नाम क्या था, रामायण नामक टीका, ठीक है, रामायण नामक टीका लिखा। तुकाराम, नेक्स्ट नाम यहाँ पे क्या दिया गया, तुकाराम। तो तुकाराम की बात करें तो इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है, ठीक है। तो भक्ति परक इन्होंने क्या लिखा, कविताएं लिखा जिसे अभंग कहा जाता है। और ये अभंग भक्ति परक काव्य की ज्योतिपुंज है, ठीक है। तो जो अभंग ये है, ये भक्ति परक काव्य जो है उसके ज्योतिपुंज है। आखिरी यहाँ पे नाम दिया गया रामदास। तो महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि ये रामदास थे, ठीक है। और 10 बोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। जो 10 बोध है वो क्या, उनकी रचनाओं और उपदेश का संकलन है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि महाराष्ट्र के प्रमुख जो संत थे, 5 संत का नाम हमने 4 ही संत है ना, नहीं 5 संत, तो पांचों संत का नाम हमने देख लिया। चलिए अब आगे जो पॉइंट है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगला पॉइंट दिया गया कि शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी को भाग निकले। तो जो शिवाजी थे तो उनको क्या किया कि जो था औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया कि मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में उन्हें कैद कर लिया, लेकिन वो वहाँ से भी भाग निकले। तो 16 अगस्त, मई के बाद जून जुलाई और अगस्त में 16 अगस्त को क्या हुआ कि 1666 ईस्वी यानी कि उसी साल वो वहाँ से भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो सिर्फ 53 वर्ष के ही थे तो 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। तो जो उनका मंत्रिमंडल था वो काफ़ी फेमस है, उससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या कहा जाता है, तो अष्टप्रधान कहा जाता है, ठीक है। तो अष्टप्रधान प्रधान कहा जाता था उनके मंत्रिमंडल को। अष्ट जो प्रधान था उसमें पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था, ठीक है। तो अष्टप्रधान में जो पेशवा का पद होता था वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सम्मान का पद होता था। तो अगर आप मूवी देखेंगे पद्मावत वगैरह इस टाइप का, तो उसमें आपको ये सब देखने को मिला होगा। या फिर सीरियल भी आता था, बहुत सारा इस तरह का सीरियल है जो हमारे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो वो सब देखिएगा तो कुछ टर्म आपको वहाँ से पता चल जाएगा, कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए जो अष्टप्रधान थे
उसके जो निम्न पद थे वो कौन कौन से थे, तो सबसे जो महत्वपूर्ण और सम्मान वाला था वो कौन था, पेशवा। ठीक है, तो नंबर 1 पे पेशवा दिया गया। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, यानी कि राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना इनका काम था। ठीक है, दूसरा था सरी ए नौबत, यानी कि सेनापति, जो सैनिक का प्रधान था। ठीक है, अमात्य, ठीक है, अमात्य तीसरा नंबर, जो कि राजस्व मंत्री था, यानी कि आय व्यय का लेखा जोखा, जो भी आय व्यय था उसका लेखा जोखा का काम किसका था, तो उसका लेखा जोखा का काम था अमात्य का। ठीक है, चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो चौथे नंबर क्या था, वाक्यान्विश। ठीक है, वाक्यान्विश यानी कि सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का ये अध्यक्ष हुआ करते थे। चिटनेस की बात करें तो राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखना। ठीक है, जो भी राजकीय पत्र आते थे उसको पढ़कर उनके भाषा शैली को देखने का काम चिटनेस का था। छठा अगर बात करें तो सुमंत यानी कि विदेश मंत्री। सातवां पंडित राव यानी कि धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण, यानी कि जैसे होता है ना कि आज के डेट में भी जो पंडित जी लोग होते हैं तो पंडित राव ही हैं, तो पंडित जी से हम लोग दिखाते हैं कि कोई भी अगर धार्मिक कार्य करना है तो सही तिथि क्या होगा, सही मुहूर्त क्या होगा। तो उस टाइम पंडित राव हुआ करते थे जो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे। और नेक्स्ट है 8वां न्यायाधीश। ठीक है, तो न्याय विभाग का जो प्रधान था कि कोई भी चीज़ उसका न्याय कौन करेगा, तो वो थे न्यायाधीश। तो ये 8 अष्टप्रधान ये काफ़ी ज़्यादा उनके समय का फेमस था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। तो जो शिवाजी थे उनके दरबार में किस भाषा का प्रयोग ज़्यादा हुआ, तो मराठी भाषा है उसका भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। तो जो उनकी सेना थी वो 3 भागों में विभक्त थी। कौन कौन सी, तो चलिए देखते हैं। पहला है पागा सेना, यानी कि नियमित घुड़सवार सैनिक। ठीक है, ये घुड़सवार सैनिक उन्हें पागा कहा गया। सिलहदार यानी कि अस्थायी घुड़सवार, ये नियमित घुड़सवार यानी कि हमेशा घुड़सवारी ही करते थे। और कुछ थे जो घुड़सवारी अनियमित रूप से करते थे, कभी करते थे कभी नहीं करते थे, तो उन्हें सिहलदार कहा गया। और तीसरा जो सैनिक था वो था पैदल सेना। ठीक है, तो ये 3 जो महत्वपूर्ण भाग थे, यानी कि उनकी जो सेना थी 3 भाग में बांटी गई थी। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया, जैसे कि शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी। तो कुछ अधिकारी जिन्हें शिवाजी का जो किला था उसको उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। तो पहला थे हवलदार, किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करना इनका काम था। सरे नौबत की बात करें तो किले की जो सेना था उनका नेतृत्व करने का काम सरे नौबत का था। और सबनीस यानी कि किले की जो अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करना किनका काम था, तो सबनीस। ठीक है, तो ये जो 3 नाम यहाँ से याद रखिएगा। इनका मेन उद्देश्य क्या था, कि इनका मेन कार्य था कि जो किला है उसका सुरक्षा करने के लिए इनको नियुक्त किया गया था। शिवाजी की कर व्यवस्था, ठीक है, जो शिवाजी थे उनके कर व्यवस्था की अगर हम बात करें तो मलिक अंबर, ठीक है, जो मलिक अंबर थे उनकी कर व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, तो शिवाजी की कर व्यवस्था किसकी कर व्यवस्था पर आधारित थी, तो मलिक अंबर के कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। ठीक है, तो जो पहले क्या होता था कि जो कोई भी चीज़ है उसका माप का जो एक रस्सी द्वारा माप किया जाता था, लेकिन जो शिवाजी थे उन्होंने क्या किया कि उसके जगह पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग का आरंभ किया था। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। ठीक है, तो जो शिवाजी के समय में सब शुरू शुरू में जो जो भी मतलब राजस्व के रूप में जो वसूली हुआ था वो कि जितना उपज होता था उसका 33% लिया जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके वो 40% हो गया। मान लीजिए कि कोई किसान 100 kg अगर अनाज उपज करता था तो उसको पहले शुरू में 33 kg दे देना होता था, लेकिन बाद में वो बढ़ के क्या हुआ 40 kg उसको देना पड़ता था राजस्व कर के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि चौथ एवं सरदेशमुखी। ठीक है, चौथ एवं सरदेशमुखी नामक जो कर था वो शिवाजी के द्वारा लगाया गया। तो 2 कर, एक तो चौथ हो गया और दूसरा सरदेशमुखी, ये जो एक कर था, ठीक है, एक टैक्स था जो किसके द्वारा लगाया गया, शिवाजी के द्वारा लगाया गया। चौथ के बारे में चलिए देख लेते हैं। जो चौथ था किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा गया है। ठीक है, यानी कि कोई एक क्षेत्र है उसको बर्बाद नहीं किया जाएगा, उसके बदले में आपको जो कर देना होगा उसको चौथ कहा गया। और सरदेशमुखी का मतलब था इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने 2 कर लाया, चौथ और सरदेशमुखी, जो शिवाजी द्वारा लगाया गया था।
शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में चलिए देख लेते हैं। तो जो शिवाजी थे उनके उत्तराधिकारी कौन कौन थे, चलिए। तो सबसे पहले दिया गया कि शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। ठीक है, संभाजी जो था वह शिवाजी का उत्तराधिकारी हुआ। और संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। तो जो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी हुए, और संभाजी ने क्या किया कि जो उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के जो प्रकांड विद्वान थे जिनका नाम था कवि कलश, ठीक है, क्या नाम था, कवि कलश। तो जो कवि कलश थे उसने उन्होंने उसे अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखरबक खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मुगल का सेनापति जिसका नाम क्या था, मखरब खां, उसने क्या किया कि संगमेश्वर में संभाजी और उनके जो सलाहकार थे जिनका नाम था कवि कलश, दोनों को गिरफ्तार किया और उनकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, तो पहले शिवाजी हुए, उसके बाद संभाजी हुए, उसके बाद कौन हुए, तो राजा राम। राजा राम को छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। ठीक है, तो जो उनका दूसरा राजा राम जब राज्याभिषेक किया गया उनका, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो उनका राजधानी था उसका दूसरा राजधानी कहाँ पे बनाया, तो सतारा में दूसरा राजधानी बना लिया। राजा राम मुगलों के संघर्ष करता हुआ, मुगल जो थे उनसे संघर्ष करते हुए 1700 में मारा गया। तो 1700 ईस्वी में वो भी मारा गया, किसके द्वारा, तो मुगल के द्वारा। उसके बाद राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी जो विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय, ठीक है, शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। ठीक है, तो राजा राम का जो मृत्यु हुआ उसके बाद उनकी जो पत्नी हुई तो वो विधवा हो गई, और तो जो उनकी पत्नी थी जिसका नाम क्या था, ताराबाई था। तो उन्होंने क्या किया कि जो 4 वर्षीय उनका पुत्र था शिवाजी द्वितीय, उसका राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, और जो मराठा साम्राज्य थे उसका जो वास्तविक संरक्षिका थे वो खुद स्वयं बन गई। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। ठीक है, तो जो 1707 में क्या हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ तो संभाजी का जो पुत्र था, ठीक है, संभाजी कब उत्तराधिकारी बना, तो शिवाजी के बाद बना। तो उनका एक पुत्र था जिनका नाम था शाहू, जो कि औरंगजेब ने उसे अपने कब्जे में रखा था। भोपाल के निकट जो थे मुगल का शिविर वहीं से, उसके बाद वो वहाँ से जब वो मर गया तो उसके बाद वहाँ से वापस महाराष्ट्र आ गए। ठीक है, शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ। उसके बाद जो ताराबाई थी किसकी पत्नी थी, तो ताराबाई जो थी वो राजा राम की पत्नी थी। तो उनके बीच और जो शाहू आया उनके बीच, दोनों के बीच में खेड़ा का युद्ध हुआ। कब हुआ, 1707 ईस्वी में, जिसमें शाहू विजयी हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि शाहू की जीत हो गई। शाहू ने उसके बाद शाहू ने क्या किया कि 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो जब वो ताराबाई को हरा दिया उसके बाद उसने क्या किया कि 22 जनवरी 1708 ईस्वी में जो सतारा था वहाँ पे अपना राज्याभिषेक करवाया। और शाहू के नेतृत्व में, ठीक है, जो शाहू था उसके नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे। ठीक है, तो जो उनके नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक जो पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे, तो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। तो जो पेशवा पद था वो पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था, यानी कि मान लीजिए कि जो जो पेशवा था उसके बाद उसका बेटा बनता, फिर उसके बाद उसका बेटा बनता, तो इस तरह से वो वंशानुगत हो गया था। 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। उसके बाद जो 1713 आया उसमें जो शाहू था उसने क्या किया कि जो बालाजी विश्वनाथ थे उसे अपना पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। उसके बाद जो बाजीराव प्रथम थे वो पेशवा बन गए, किसके बाद, तो बालाजी विश्वनाथ के बाद। पेशवा बाजीराव प्रथम ने जो मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि जाओ, हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी के अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में शाहू ने कहा, निश्चय रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेश आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। ठीक है, जो पेशवा बाजीराव प्रथम था उन्होंने क्या किया कि वो देखा कि उस समय मुगल साम्राज्य थोड़ा सा वीक पड़ रही थी, तो उसका फायदा उठाने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको उत्साया उकसाया, किसको, तो शाहू को। और उसने कहा
कि हम इस पुराने वृक्ष के जो खोखला तना तना है उस पर प्रहार करेंगे, ठीक है। और जब तना पर प्रहार करेंगे तो जो शाखाएं है वह स्वयं गिर जाएगी और हमारे प्रयत्नों से जो मराठा पताका है वो कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। तो कृष्णा नदी से अटक तक यानी कि इनका राज्य हो जाएगा। उत्तर में जो साहू थे उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे और निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। तो यानी कि जो उनके पिता थे वो योग्य थे, इस वजह से उन्होंने उनका भी वो थोड़ा सा तारीफ किया कि आप ही उन अपने पिता जैसा ही योग्य हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ संधि भी हुआ किसके किसके बीच, अंग्रेज और मराठा संघर्ष के अंतर्गत, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले सूरत की संधि कब हुआ, 1775 ईस्वी में। उसके बाद पोरबंदर की संधि 1776 ईस्वी में। बरगांव की संधि 1779 ईस्वी में। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। सूजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में। राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में। पूना की संधि 1817 ईस्वी में। और मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में। तो ये संधि और किस वर्ष में ये संधि हुआ ये सब दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग इधर आते हैं और पालखेर के युद्ध के बारे में देखते हैं। तो दिया गया है कि पालखेर का जो युद्ध हुआ था 7 मार्च 1728 ईस्वी को बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, ठीक है। तो बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में पहला जो युद्ध हुआ पालखेर का उनके बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। और उसमें क्या हुआ कि जो निजामुल मुल्क था उसका हार हो गया, निजाम के साथ मुंशी शिवगांव की संधि हुई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब निजाम हार गया तो उसके बाद वहाँ पे एक संधि हुआ जिसका नाम है मुंशी शिवगांव, ठीक है। मुंशी शिवगांव की संधि हुआ। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, ठीक है। तो जो बाजीराव प्रथम था, यहाँ पे थोड़ा सा ये डिम हो गया तो बाजीराव प्रथम यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। वो कौन था, पहला मतलब प्रथम पेशवा था जिसने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला था, ठीक है। तो वो कब धावा बोला था, तो 29 मार्च 1737 ईस्वी को धावा बोला। उस समय जो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था वो दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। तो उस समय जब इन्होंने धावा बोला तो जो मोहम्मद शाह था वो कौन था, मुगल का बादशाह था, वो दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था, ठीक है। तो बाजीराव मस्तानी मूवी भी आपने देखा होगा। तो जो मस्तानी नामक महिला थी, ठीक है, तो उसके साथ उसका संबंध था जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था। तो बाजीराव मस्तानी मूवी भी आपने देखा होगा, बना है, अगर नहीं देखा तो देखिएगा, थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा इस चीज़ के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिया गया है कि 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो जो बाजीराव प्रथम थे उनकी मृत्यु कब हो गई, तो 1740 में उनकी मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव, ठीक है, जो बालाजी बाजीराव थे वो 1740 ईस्वी में पेशवा बना। तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई, तो 1740 में। उसके बाद जो अगला पेशवा बने वो कौन बने, तो बालाजी बाजीराव, जो कि 1740 में ही पेशवा बन गए। 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ से सारे अधिकार सुरक्षित हो गए, ठीक है। तो 1750 ईस्वी में जो संगोला संधि हुआ उसके बाद क्या हुआ कि पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। तो जो भी अधिकार थे वो सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो नाना साहब का नाम आपने सुना होगा, तो बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुआ था। तो जो हैदराबाद का निजाम था वो और बालाजी बाजीराव, इन दोनों के बीच में एक संधि हुआ था जिसका नाम था झलकी की संधि, ठीक है। तो झलकी की संधि के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि किसके किसके बीच हुआ था। तो निजाम ऑफ हैदराबाद और बालाजी बाजीराव के बीच में झलकी की संधि हुई थी। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ, ठीक है। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ, जिसमें मराठा हार गए और इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। तो जो बालाजी बाजीराव थे उनके समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, कब हुआ तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। और इसमें मराठों का हार हो गया और ये हार काफ़ी ज़्यादा दुखद था किनके लिए, तो बालाजी के लिए, जिसके वजह से वो उसे सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बना। उसके बाद जो माधव
राव नारायण प्रथम था, वो क्या हुआ 1761 ईस्वी में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। तो जो मराठा हार गए थे तृतीय पानीपत के तृतीय युद्ध में, तो उसको उसकी जो प्रतिष्ठा थी उसको हासिल करने का इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। कौन? तो माधवराव नारायण प्रथम ने। ठीक है, माधवराव जो था, माधवराव, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। ठीक है, तो जो माधवराव थे वो क्या, उन्होंने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पेंशन पर रह रहे जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था उसको फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। उसके बाद जो मुगल बादशाह था वो मराठों की अब पेंशन भोगी बन गया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन तो वो खा रहा था, लेकिन जब इन्होंने उसे दिल्ली के जो सिंहासन था, ठीक है, दिल्ली का जो गद्दी था उस पर बैठाया, उसके बाद क्या हुआ कि ये मराठों के पेंशन भोगी हो गया। ठीक है, यानी कि मराठा का पेंशन वो खाने लगा। पेशवा नारायण राव, ठीक है, जो पेशवा नारायण राव थे 1772-73 ईस्वी की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई। ठीक है, तो जो पेशवा नारायण राव थे उनकी हत्या उसके जो चाचा थे रघुनाथ राव, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। पेशवा माधवराव नारायण तृतीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, एक तो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। ठीक है, तो जो पेशवा माधवराव नारायण तृतीय की अल्प आयु, यानी कि जो नारायण तृतीय आए तो उनकी अल्प आयु थी, यानी कि कम उम्र थी, जिसके कारण मराठा राज्य की जो देख रेख थी वो कौन करने लगे? तो 12 भाई सभा। ठीक है, एक सभा था जिसका नाम था 12 भाई। तो 12 भाई में क्या था कि 12 सदस्य की एक परिषद हुआ करती थी जो देख रेख करने लगी। इस परिषद के दो महत्वपूर्ण सदस्य थे, एक तो थे महादजी सिंधिया और दूसरा नाना फडणवीस। अंतिम पेशवा रघुवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। ठीक है, तो अंतिम पेशवा रघुवा का जो पुत्र था बाजीराव द्वितीय, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था, यानी कि इसके वजह से ये क्या हुआ था कि जो अंग्रेज ने इसका सहायता करके इसे पेशवा बना दिया। तो जब अंग्रेजों ने इसको पेशवा बनाया तो जाहिर सी बात है कि ये उनका ही सपोर्ट करता। तो इसने क्या किया कि काफ़ी ज़्यादा उनका सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मराठों के पतन हो गया। और ऐसा बदला जाता है कि सर्वाधिक योगदान इसी का था मराठों के पतन में। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। तो जो सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि थी उसको ये एक्सेप्ट करने वाला पहला मराठा सरदार था। ठीक है, जिसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। प्रथम अंग्ला मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला। इसके बाद 1776 ईस्वी में पोरबंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। ठीक है, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। इसमें भोंसले यानी कि नागपुर ने अंग्रेजों की चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ कि एंग्लो मराठा युद्ध शुरू हो गया 1775 से 1782 में पहला चला, 803 से 805 में दूसरा चला। ठीक है, और दूसरे में क्या हुआ कि अंग्रेजों की जो चुनौती थी, इसमें जो भोंसले यानी थे, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को चुनौती दी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हो गई। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध 1816 से 1818 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो जो मराठा शक्ति और जो पेशवा का वंशानुगत पद था, यानी कि जो उसके पूर्वजों द्वारा आ रहा था कि पहले उसके दादा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, इस तरह से चल रहा था, तो उस चीज़ को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, कोरेगांव एवं अष्टी युद्ध में वो हार गया। उसके बाद फरवरी 1818 ईस्वी में क्या हुआ कि मेलकम के प्रमुख सम्मुख उसने क्या किया, अपने आप को समर्पित कर दिया। और अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया। ठीक है, तो जहाँ पे वो क्या हुआ कि 1853 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगला जो हमारा सेशन रहेगा वो आधुनिक भारत का होगा, तो उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिलने वाला है। तो जो मध्यकालीन भारत था ये यहाँ पे समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।